नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आजकल में गुजरात विधानसभा और एमसीडी चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा की टक्कर इस बार सीधे समस्याओं से है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब हो पाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि 2014 से लेकर 2019 तक के चुनाव की बात करें, जिस भाजपा का मुकाबला विपक्ष से हुआ था, आज के विपक्ष में बदलाव है और मुद्दे भी अलग हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि पहले के चुनाव के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा चुनौती है? इस बार तीनों चुनाव जिसका आपने जिक्र किया है, हिमाचल, गुजरात और एमसीडी, चुनौती नहीं है, बल्कि किले की बुनियाद बहुत मजबूत हो रही है और किले की प्राचीर पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य थे, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया है। लेकिन अंदर खाने से खबर ये भी है कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हिमाचल में सपोर्ट कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि चुनौती है आपके सामने हिमाचल में? हर चुनाव से पहले भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कई बार एक कृत्रिम वातावरण पैदा किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा किया गया था कि इसलिए अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। गोवा के चुनाव से पूर्व ऐसा वातावरण हुआ था कि हम लोग वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जब परिणाम आए तो पूर्ण बहुमत की सरकार गोवा भी बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बनी। जहाँ तक आपने कहा है कि जो है आम आदमी पार्टी के नेता ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, वो स्वतः आए हैं माहौल को देख के, वातावरण को देख करके। क्योंकि एक बार जब सत्ता से बाहर या पद से बाहर होते हैं तो 5 साल का समय गुजर जाता है और जीवन के, राजनीतिक जीवन के 30-35 साल में 5 साल जाया हो जाएं, ऐसा बहुत कम लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को समर्थन कर रही है, मैं नहीं समझता कि ऐसा वो करेंगे। लेकिन फिर भी चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था, सैकड़ों साल पहले, कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभि संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसे ही दुरभ संधि समाजवादी पार्टी और बसपा का 2019 के लोकसभा के चुनाव हुआ था, जो एक दूसरे को पानी पी के घर आते थे। क्योंकि देखा जाए हिमाचल प्रदेश में यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है, क्योंकि वहां का परंपरा भी रहा है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी कठिन चुनौती तो है? परंपराएं टूटती हैं और नई परंपराएं बनती हैं। रिकॉर्ड होते ही हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो मैं इस बात पर नहीं होगा। मैं जब जलेसर लोकसभा चुनाव लड़ा, पहली बार जीता, तो लोगों ने कहा कि आज तक कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो इस बात पर थोड़ा मतदाता भ्रमित हुआ होगा, लेकिन ये कोई अंधविश्वासी लोग होते हैं। मैं दोबारा जीत गया, फिर कहा कि हैट्रिक तो कभी लगी नहीं है, जब 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी जीत गया। तो एक नया परंपरा कहो या नया रिकॉर्ड बना, जबकि 52 से वहाँ कोई दोबारा नहीं जीतता था, हार के दोबारा जीतते थे। ऐसे ही हिमाचल में ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कोई सरकार रिपीट नहीं करता था। 1980 से 84 में जो कांग्रेस की सरकार में 70 से 80 जनता पार्टी ने बनाई, 80 से 84 कांग्रेस ने और 84 से 89 कांग्रेस ने। लेकिन 89 में जनता दल की बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी की बनी, फिर 3 बार बसपा की बनी, फिर समाजवादी पार्टी की 3 बार बनी। लेकिन सरकार के बाद उनकी सरकार जाती थी दूसरी पार्टी, वो मैं कहा करता था उन दोनों की, एक बार सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर बसपा। एक नारा मैंने दिया था कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में सत्ता में है, उसके बाद उन्होंने पंजाब फतह किया, अब गुजरात पर चढ़ाई है। क्या बीजेपी डरी हुई है? नहीं, बीजेपी नहीं डरी है। मैंने कहा ना कि पंजाब की जीत का कारण मैं थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई साल से जो है अकाली दल के साथ गठबंधन में थी और ये केर बेर का संघ था, जैसे केले और बेर को आपस में रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता, पारदर्शिता, नैतिकता, ईमानदारी वाली पार्टी थी, उतना ही अकाली दल इनके विपरीत थी। तो फिर किसान विधेयक के पहले ये गठबंधन टूटा
उसकी सज़ा भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 साल से एक ऐसी पार्टी का जो जनता में लोकप्रिय नहीं थी उसकी वजह से हुआ, उसका स्थान और कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस को हटाने में जो है बीजेपी को थोड़ा सा अकाली दल के साथ रहने का नुकसान हुआ और एक नए विकल्प के रूप में वहाँ आम आदमी पार्टी आई। क्योंकि केजरीवाल की यदि बात करें तो दिल्ली मॉडल के आधार पर उन्होंने पंजाब को जीता और वही दिल्ली मॉडल अब गुजरात में लागू करने का वादा गुजरात की जनता से कर रहे हैं। फ्री बिजली पानी, शिक्षा को बेहतर बनाना और महंगाई बेरोजगारी तो है ही, तो कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अपने आप में हिंदुस्तान की हर राज्य की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, बहुत सारे विकल्प बच्चों के पास रहते हैं और उनको अपने मनपसंद विषय चुनने का अधिकार है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आमूलचूल परिवर्तन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप आएगा। अब उसके आप प्रभाव देखिएगा कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद हर राज्य में शिक्षा बेहतर होगी, चाहे वो हमारे पक्ष का राज्य हो अथवा विपक्ष का राज्य हो। दिल्ली मॉडल कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली मॉडल आप देख रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ दिल्ली मॉडल है। आप एक्साइज में सारा मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं कि सम्मान हो रहे हैं उन लोगों को, ईडी का और सीबीआई का। तो जो लोग ये कृत्रिम हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। जी, सीबीआई और ईडी की बात आप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये आरोप लगा चुके हैं कि क्योंकि उनकी पार्टी गुजरात विधानसभा में बहुत ज्यादा एक्टिव है इसलिए राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक साजिश का आरोप लगाती रहती है। सबूतों के आधार पर कोई जब शिकायत होती है, उसकी जांच होती है, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ही सम्मान मिलते हैं। तो ये भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। ये शिकायत होने पर सक्रिय होती हैं और जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सर्कमस्टांसेस एविडेंस या अन्य प्रकार के साक्ष्य पुख्ता जब इनको मिलते हैं तभी ये रेड करते हैं और तभी चार्जशीट देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी की तस्वीर के साथ यदि लक्ष्मी गणेश की भी तस्वीर लग जाए तो अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। इस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की तस्वीर होनी चाहिए। नोट पर तस्वीर को लेकर सियासत क्यों? ये खतों किताबत की राजनीति आजकल बहुत चल रही है कि विवादित चीज़ों का खत लिख करके फिर उस पर ट्वीट करते हैं और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि इसमें दो राय नहीं कि लक्ष्मी गणेश हमारे बहुत पूज्य हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। अभी हमने धनतेरस पर, छोटी दिवाली पर, बड़ी दिवाली पर उनकी पूजा की है। पूरे देश में सनातन धर्म मानने वाले उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इस देश में इतने महापुरुष हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो राजनीतिक महामानव हो या आध्यात्मिक या धार्मिक, तो ये विवादित होएगा। जैसा आपने कहा कि रानी जी के पुत्र ने शिवाजी महाराज जी का कोई कम योगदान नहीं है। जिंदगी भर वो औरंगजेब से लड़ते रहे और अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार से बहुत से राजा और रानियां ऐसे रहे हैं जो इस देश के मॉडल हैं। तो तय नहीं हो पाएगा। फिर एक होने से दूसरा समाज कोई नाराज होगा। तो हमारे यहाँ अग्रसेन महाराज हैं जो वैश्य समाज के बहुत ही लोकतांत्रिक पहले राजा थे। हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो विष्णु के कई अवतार हुए हैं। देश की आज़ाद कराने में बहुत से नेताओं का योगदान है और बहुत से धार्मिक गुरु हैं, देवी देवता, पैगंबर और फकीर हैं। तो ये एक विवादित बात है। केवल ये लोग अपने राज्य की जो है संकट है उससे ध्यान बदलने के लिए इस प्रकार की खतों-किताबत करते हैं। विपक्ष का एक बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि बीजेपी ने जो भी वादे किए थे जनता से वो सब जुमले साबित हुए और इसी वजह से अब बीजेपी हर समस्या के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है। नहीं, नेहरू जी जिम्मेदार हैं इसलिए जिम्मेदार ठहराती है। श्री किरण रिजिजू जी का आज मैंने लेख पढ़ा जिसमें जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियों को उन्होंने बहुत एविडेंस के साथ प्रूफ किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 500 से ऊपर रियासतों का विलय का, एकीकरण का जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी तो वो सफल हुए। जिसमें बहुत विवादित हैदराबाद था, उसमें जूनागढ़ था, इसके बावजूद भी उन्होंने उनको बहुत मिनटों में, चुटकियों में हल किया। लेकिन नेहरू जी के पास उनकी अपनी रियासत थी, अपना राज्य था, तो जो उनको जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की मिली
उसमें ऐसे ऐसे पेंच फंसे हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज तक हम लोग उन गलतियों को जो है भुगत रहे हैं और हर मामले में वो कश्मीर एक उनके द्वारा जो सॉल्व नहीं किया गया वो जाकर के अब धारा 370 और 35 से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने समाप्त किया है। तो इसमें जुमलेबाजी नहीं है, जो आपने मूल प्रश्न आपका था। इसके अलावा यदि बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, उनकी अध्यक्षता में सूरजकुंड में गृह मंत्रियों की एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी मॉडल की बहुत ज्यादा तारीफ हुई है। लेकिन देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थितियां ज्यादा परिवर्तित नहीं हुई हैं। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हैं। यद्यपि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, आज योगी और मोदी काल भारत का लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। हमारे मुख्यमंत्री पर 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारी संपत्ति कर रखी है, जो नक्शे बना करके कभी अपनी मकान और मॉल नहीं बनाते हैं, जो संबंध वारंट में बहुत ज़्यादा जिनकी आस्था नहीं है, एक बुलडोजर वहाँ पर चलता है और दूसरा बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश के निर्माण कार्यों में चलता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक यमुना एक्सप्रेस वे था, फिर वो लखनऊ एक्सप्रेस वे था, आज बलिया एक्सप्रेस है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है। तो ऐसे तमाम, जैसे उन्होंने कहा था जॉन एफ कैनेडी ने कि अमेरिका पैसे वाला देश है इसलिए उसने सड़कें बनाई हैं, ऐसा नहीं है। पहले उसने अपनी प्राथमिकता में सड़कों को रखा, इसलिए आज वो विकसित राष्ट्र और पैसे वाला देश हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बन जाने के बाद से देश में एक चर्चा तेज हो गई है। शशि थरूर ने एक ट्वीट किया कि क्या हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन सकता है? आपकी क्या राय? एक्चुअली राजनीति में अब लोग धरती पुत्र नहीं बनना चाहते हैं, ट्विटर पुत्र बनना चाहते हैं और उसी से राजनीति में समसामयिक विषयों को उठा करके उथल पुथल करते हैं। भारत में पक्का लोकतंत्र है और हमारे यहाँ चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि उसका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। इस देश में हम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बना चुके हैं, हम अल्पसंख्यक जो है प्रधानमंत्री बना चुके हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। कोई नया काम, नई बात थरूर साहब ने नहीं कहा। मनमोहन सिंह भी अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक की परिभाषा केवल मुस्लिम नहीं होती है, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और पारसी, जैन, ये सब हमारे अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। कई सूबों के मुख्यमंत्री जैन हुए, वो अल्पसंख्यक समाज से आए। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री भी मुस्लिम समाज के रहे, बिहार में रहे, ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब अल्पसंख्यक समाज से राष्ट्रपति बने। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हैं और सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, वो भी एक अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। तो भारत में कोई नई बात थरूर ने नहीं कही है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल से।